हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनी सिंह, फिजिक्स लेक्चरर। आज इस ऑनलाइन क्लास में आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है गति के नियम, यानी कि लॉज ऑफ मोशन। इसको हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी कुछ इसके बारे में देखा हुआ है, लेकिन आज इसको समझेंगे एक नए नजरिए से, यानी फिजिक्स के नजरिए से। तो इस चैप्टर में कई सब टॉपिक्स भी हैं हम पढ़ेंगे, जैसे जड़त्व, संवेग, गति विषयक नियम। ये हम आज एक पहले वीडियो में पढ़ेंगे। जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे रेखीय संवेग, संरक्षण का नियम, संगामी बलों का संतुलन, घर्षण, वृत्तीय गति। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जड़त्व। जड़त्व नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में एक इस शब्द से रिलेटेड एक चीज दिमाग में आती है। जड़त्व मीन्स जड़ता, यानी कि रुका हुआ। जब कोई चीज स्थिर है तो हम उसको कहते हैं जड़ा हुआ। ये नाम गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व का नाम गैलीलियो ने दिया था। उन्होंने गैलीलियो ने जड़त्व का एक फिनोमेना भी दिया। उन्होंने कहा कि जड़त्व एक गुण है, ये एक गुण है जिस कारण कोई भी वस्तु अपनी किसी भी अवस्था में है तो उसमें जो भी परिवर्तन होता है, जो भी चेंजेस होते हैं, उनका विरोध करती है। तो जड़ता को हम लोग कहेंगे इनर्शिया। तो ये गुण है जिसकी वजह से कोई भी वस्तु अगर यदि रुकी हुई है या फिर चलती हुई है, अगर रुकी हुई है तो वो चलने का अपोज करेगी और चलती हुई है तो वो रुकने का अपोज करेगी। यानी कि वह गुण जिसकी वजह से कोई भी वस्तु अपने अंदर आने वाले किसी भी चेंजेस का अपोज करती है। जड़त्व को हम यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व क्या है? यह वह गुण है जिस कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। उसी तरीके से गति का जड़त्व यह वह गुण है जिस कारण वस्तु अपनी एक समान गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। हमने कई एग्जाम्पल्स अपने लाइफ में जड़त्व से रिलेटेड देखे हैं। आज उनको जरा फिजिक्स के नजरिए से देखने और समझने की कोशिश करें। तो हम पहला एग्जाम्पल समझते हैं। आप सभी लोगों ने बस में सफर किया होगा। आपने फील किया होगा कि जब भी बस अगर रुकी हुई है कहीं पर और एकदम से स्टार्ट होगी तो आप लोगों को धक्का एकदम पीछे की साइड में लगेगा, या फिर बस चल रही है तो चलते चलते अगर अचानक से ब्रेक अप्लाई करें तो आप लोग एकदम से आगे की तरफ आपको धक्का मिलता है। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ इनर्शिया, ये लॉज ऑफ इनर्शिया हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही है। तो ये रीजन इसका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है कि जब बस हमारी रुकी हुई है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी उस समय रिलैक्स मोड में है, रेस्ट की पोजीशन में है। लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट होगी तो हमारी बॉडी का लोअर पार्ट, यानी कमर से नीचे का हिस्सा जो कि बस के कांटेक्ट में है, एकदम से मोशन में आ जाएगा और हमारी ऊपर की बॉडी उसका अपोज करेगी। इसकी वजह से हमारी ऊपर की बॉडी तो अभी रेस्ट में ही है, लेकिन नीचे की लोअर बॉडी हमारी मोशन में आ चुकी है। तो इसका अपोज की करने की वजह से हमारी बॉडी एकदम से पीछे को चली जाती है, हमें पीछे को एकदम जर्क लगता है, धक्का लगता है। तो ये जड़त्व की वजह से है। दूसरा एग्जाम्पल सेम इसी टाइप से, अगर आप आपकी बस चल रही है, बस है या कार है या स्कूटर भी है, चल रहा है और चलते चलते में अगर आप अचानक से इसमें ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आप एकदम से आगे की तरफ गिरते हैं या आपको आगे की तरफ को एकदम झटका लगता है। रीजन वही कि आपकी बॉडी उस समय जब बाइक या स्कूटर या कार या बस चल रही है तो आपकी पूरी बॉडी उसमें मोशन में है। लेकिन जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया तो आपका जो लोअर पोर्शन, जो कि आपकी कार, बाइक, स्कूटर या फिर बस से कॉन्टेक्ट में है, तो वो एकदम से रेस्ट में आ गई। लेकिन ऊपर पोर्शन, जो अपर पोर्शन है हमारी बॉडी का, वो उस समय मोशन में ही है। तो उस मोशन से अचानक से रेस्ट में आने का जो विरोध किया है जड़त्व, उसकी वजह से हमारी बॉडी एकदम से आगे की तरफ झुकती है। इसके अलावा आपने और भी कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे। जैसे एक आप कोई ग्लास ले लें, उस ग्लास के ऊपर आपने कोई कार्ड रख दिया, कार्ड सबके घर में होते हैं, कोई कार्ड रख दिया और उसके ऊपर आपने एक सिक्का रखा। अगर आप अचानक से उस कार्ड को हिट करते हैं, उस कार्ड को एकदम से मारेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सही, कार्ड में से कार्ड हटेगा और सिक्का तुरंत उसमें पानी में के ग्लास में गिर जाएगा। रीजन वही
कि जैसे ही जब आपने ग्लास के ऊपर कार्ड रखा था, कार्ड के ऊपर सिक्का रखा, तो उस समय पूरा कार्ड और सिक्का दोनों ही रेस्ट की पोजीशन में थे। लेकिन जैसे आपने कार्ड को हिट किया, हिट करते ही कार्ड एकदम से मोशन में आ गया, लेकिन सिक्का तो उस समय रेस्ट की पोजीशन में ही है, तो उसका अपोज करने इनर्शिया की वजह से वो तुरंत उसमें पानी में गिर जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, दिवाली की सफाई तो आप सभी लोग करते हैं। जब आप कारपेट साफ करते हैं, तो कारपेट या कंबल, उसको जब आप किसी डंडे से, इसको स्टिक से मारते हैं साफ करने के लिए, तो देखा वो बहुत धूल झड़ती है उसमें से, बहुत सारी धूल। आखिर वो धूल क्यों झड़ती है? आखिर जब आप डंडे से उसे हिट करें तभी क्यों झड़ी, पहले क्यों नहीं झड़ी? रीजन यही है कि जब आपने कारपेट को उठाया, उस समय आपकी कारपेट बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में थी, बिल्कुल रेस्ट में थी। लेकिन जैसे आपने उसको स्टिक से हिट करना शुरू किया, मारना शुरू किया, तो जो कारपेट है या कंबल है, उसके फाइबर्स मोशन में आ गए, और मोशन में आने की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स है वो रेस्ट में है, और रेस्ट में आते ही वो गिर जाते हैं नीचे। एक और एग्जांपल इसका आप समझिए कि अगर आप किसी पेड़ के पास जाते हैं, पेड़ के खूब फल लटके हुए देखे आपने, और पत्तियां भी, सूखी पत्तियां भी होती हैं, कभी कभी तो हवा से गिर जाती है, या आप जाके किसी पेड़ को खूब तेज हिलाएंगे, तो क्या होता है, जो पके हुए फल होते हैं या सूखी हुई पत्तियां होती है, वो सब आके नीचे गिर जाती है। क्या रीजन है, क्या फिजिक्स है इसके पीछे? जड़त्व की। जैसे ही आपने पेड़ को हिलाना शुरू किया, तो जो उसकी शाखाएं थी वो मोशन में आ गई, लेकिन फल और सूखी पत्तियां जो उसे पहले से रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे, आपने उनको हिलाकर उनकी अवस्था को चेंज करने की कोशिश की, और उसका अपोज करने के चक्कर में वो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। तो ये है हमारा जड़त्व। इसके बाद में इसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो हम और देखे हैं, हमने लाइफ में देखते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को आप अपने आसपास खोजिए और उनमें अपनी फिजिक्स लगाइए कि कहाँ कहाँ पर अपनी फिजिक्स अप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो सब टॉपिक है वो है संवेग। तो संवेग के बारे में डेफिनेशन है ये कि इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है, यानी कि P इक्वल टू mv। ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम पर मीटर सेकंड होता है। और जब कोई वस्तु विराम में है, यानी कि रेस्ट की पोजीशन में है, तो उसका मोमेंटम 0 होता है। लेकिन जब कोई बॉडी मूवमेंट में होती है, तो उसका मोमेंटम होता है। और इस संवेग के लिए आपको ये फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा, P इक्वल टू mv। संवेग का सबसे अच्छा फायदा ये है कि संवेग की हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि किसी वस्तु पे किसी फोर्स का कितना इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमारे ये हैं कि संवेग हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, और विराम की अवस्था में वस्तु संवेगहीन होती है। और इसका यूज जो है वो होता है फोर्स के इफेक्ट को मेजर करने के लिए। यहाँ पर हमें 3 कंडीशन हम सपोज करते हैं, 3 कंडीशन हम ले रहे हैं, उस कंडीशन को ध्यान से सुनिए। पहली कंडीशन, अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनका किसी ऑब्जेक्ट है, किसी कोई एक ऑब्जेक्ट हम सपोज कर ले रहे हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास हमने कांस्टेंट ले लिया है, मास में उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो मोमेंटम क्या होगा? आप m को देखिए, m को अगर आपने कांस्टेंट कर दिया तो क्या होगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। P हमारा v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे ही हमारा मोमेंटम भी बढ़ेगा। सेकंड कंडीशन, अगर हमने वेलोसिटी कांस्टेंट रख दी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कांस्टेंट रख दिया, तब क्या कंडीशन आएगी? तब क्या होगा? जो मोमेंटम हमारा होगा वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि v को अगर हम 1 रखें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। थर्ड कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हमने 2 ऑब्जेक्ट ली जिसका मास अनइक्वल हो, उनका मास क्या हो? अनइक्वल हो, और उनका मोमेंटम कैसा हो? कांस्टेंट हो। मास अनइक्वल है, मोमेंटम कांस्टेंट है, तब इस कंडीशन में क्या होगा? जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो जाएगा, इनकी m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, यानी कि वेलोसिटी ज्यादा है तो मास कम, वेलोसिटी कम तो मास ज्यादा है। अच्छा, इसके हम कुछ एग्जांपल समझते हैं। कुछ एग्जांपल की हेल्प से हम देखते हैं कि समवे का कितना हमें यूज मिलता है किसी चीज पर फोर्स का इफेक्ट मेजर करने के लिए। अगर हम सपोज कर ले रहे हैं, एक हमने ट्रक लिया जो आपको पता ही है कितना हैवी वेट होता है उसका, और एक जगह हमने कार ली जिसका ट्रक के कंपैरिजन में वेट काफी कम होता है, ठीक है, लेकिन उनका मोमेंटम क्या है, सेम है, मोमेंटम उनका सेम हो गया है। तो हमें ये पता लगाना है कि दोनों में से किसकी चाल ज्यादा होगी। अभी मैंने इसका कंडीशन बताई थी आपको। अगर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है तो क्या होगा, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, या मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, यानी कि वेलोसिटी। जिसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम। चलिए एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं मोमेंटम का, उसके बाद ही हम गति विषयक नियम समझाएंगे। तो दूसरा एग्जांपल हमने ये लिया कि अगर हमने कोई गन है हमारे पास में, उसमें से हमने फायर किया तो जो गोली आएगी बहुत तेज स्पीड से आएगी। क्या जब वो गोली किसी ह्यूमन बॉडी में आके टकराएगी तो उसके टिश्यूज को बहुत नुकसान पहुंचाएगी, उससे उस बॉडी को बहुत इसलिए नुकसान पहुंचाएगी क्योंकि उस बॉडी को बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है उस गोली को रोकने के लिए, ठीक है, उस गोली को रोकने के लिए बहुत सारा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। वहीं अगर वही सेम बंदूक से अगर कोई गोली निकले और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, मतलब थोड़ी हल्की हो, स्लो हो, तो क्या वो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी? वो बॉडी को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी जितना उसने पहले पहुंचाया था, और उस समय उस गोली को रोकना आसान भी हो सकता है। तो इस कंडीशन से हम शो कर सकते हैं कि मोमेंटम की हेल्प से हम किसी भी बॉडी पर, किसी भी वस्तु पर फोर्स का कितना इफेक्ट हो रहा है हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गति विषयक नियम। जो न्यूटन्स के 3 लॉज हैं वो इस गति विषयक नियम में आते हैं। तो न्यूटन का जो प्रथम लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति की अवस्था में है, वह तब तक अपनी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये वही सेम लॉ, इनर्शिया वाला ही लॉ ऑफ इनर्शिया को ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं, कि यानी कि जो चीज अगर अपनी रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट की पोजीशन तब तक रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग पोजीशन में है, मूविंग कंडीशन में है, तो वो तब तक अपनी कंडीशन में रहेगी कि जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स यानी कि ब्रेक अप्लाई करके रोका ना जाए, ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें लॉ ऑफ इनर्शिया से ही मिला है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमने एक टेबल पे कोई ब्लॉक रख दिया जो इस समय रेस्ट की पोजीशन पे है, ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको पुश किया, ये तब तक रेस्ट पे था जब तक कि हमने इसको अपने हाथ से नहीं हटाया। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। दूसरा एग्जांपल, कोई बॉल है, वो कंटिन्यू करके अपनी स्पीड में चलती जाएगी जब तक कि उसको कोई रोकने वाला ना हो। यहाँ पर फ्रिक्शन की बात भी हो सकती है कि फ्रिक्शन भी एक एक्सटर्नल फोर्स ही है। अगर यहाँ पर हम अपना हाथ देकर के उस बॉल को ना रोकें, या फिर फर्श जो सरफेस है उस सरफेस और बॉल के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, तो ये कंटिन्यूसली रोल करती जाएगी और तब तक करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई ना हो, तभी अपनी पोजीशन चेंज करेगी, अपना सिचुएशन स्टेट ऑफ पोजीशन चेंज करेगी। थर्ड एग्जांपल, कहीं कोई कार मूव कर रही है, कंटिन्यू करेगी अपने मूवमेंट को जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर चल रही है तो चलती जाएगी जब तक इस पे हम ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे। किसी एक्सटर्नल फोर्स यानी ब्रेक के अप्लाई करने के एब्सेंस में ये इसका मोशन चलता रहेगा। तो ये हमारे, तो हम न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में जानेंगे। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस लॉ में क्या है, किसी वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग में परिवर्तन लाए गए बल की दिशा में होता है। यानी कि जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पी हमारा संवेग है। यहाँ जब दर की बात हो रही है यानी कि जो हमारा मोमेंटम है वो कितना चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा फोर्स। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो F इज इक्वल टू के डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। यहाँ हमने लिमिट ली डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी से 0, तो हमारा हो जाएगा ये F इज इक्वल टू के डी पी ओवर डी टी। यहाँ P का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी, तो हमने P की जगह पर फॉर्मूला लगा दिया एम वी। P की जगह पर हमने फॉर्मूला लगाया P इज इक्वल टू एम वी होता है। देन यहाँ पे m हमने कांस्टेंट निकाल दिया, तो F इज इक्वल टू के एम dv ओवर dt। dv ओवर dt आपने पढ़ा है ये एक्सेलरेशन होता है, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए। F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। फोर्स हमारा द्रव्यमान इंटू त्वरण का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो यही कह रहा है कि हमारा फोर्स संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। सेकंड थिंग, किसी नियत बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि F इज इक्वल टू m इंटू ए है। फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, और किसी फोर्स को 1 न्यूटन कब कहा जाएगा? 1 न्यूटन बल का वह परिमाण है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। यानी कि कोई भी बॉडी, कोई भी फोर्स को हम 1 न्यूटन तब कहेंगे जब वह फोर्स 1 किलोग्राम की बॉडी पर, 1 किलोग्राम के द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, तब हम उसे 1 न्यूटन फोर्स कहेंगे। इसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक आवेग। इस आवेग यानी कि इम्पल्स, इस इम्पल्स के बिना हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन थोड़ा सा अधूरा सा लगता है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन और आवेग दोनों ही मिलजुल के काम करते हैं। इम्पल्स, तो आवेग सबसे पहले होता क्या है? जब किसी वस्तु पर बल अत्यंत अल्प समय के लिए कार्य करे तथा जिसका प्रभाव से वस्तु के संवेग में अत्यधिक परिवर्तन हो, उसे आवेगीय बल कहते हैं। जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए काम करती है तो हम लोग उसे इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बैट बॉल खेलते हैं, ये सभी, तो जब बॉल किसी बैट पे हिट होती है तो उसे मारते हैं तुरंत, ये एग्जाम्पल ये इम्पल्सिव फोर्स की वजह से होता है। या फिर किसी कील को किसी लकड़ी के तख्ते में हम हैमर से ठोकते हैं, या फिर किसी गन से फायर करना, तो ये सब इम्पल्सिव फोर्स की वजह से होता है। इम्पल्सिव फोर्स कभी भी लगातार कांस्टेंट नहीं रह सकती, लगातार कांस्टेंट नहीं रह सकती। ये 0 से मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम से 0 लगातार कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो इससे जो चेंजेस हैं, इसके चेंजेस को हम लोग इजीली मेजर नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसके चेंजेस के जो फोर्स में चेंजेस आ रहे हैं उसको हम लोग इजीली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो फोर्स के टोटल इफेक्ट को मेजर करने के लिए जब हम फोर्स के टोटल इफेक्ट को मेजर करते हैं तो उस मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं इम्पल्स, यानी कि I इज इक्वल टू एफ इंटू टी। इम्पल्स को हम, इम्पल्स यानी कि आवेग, उस आवेग को हम I से डिनोट करते हैं, स्मॉल I से। I इज इक्वल टू एफ इंटू टी। एफ टाइम हो गया, एफ फोर्स हो गया हमारा, टी टाइम हो गया। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर सेकेंड, और आवेग समय अंतराल और बल का गुणनफल होता है। इसे कई एग्जांपल्स हैं। इसमें एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि टाइम कांटेक्ट, यानी कि किसी चीज का अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है तो वहां पर फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, फोर्स कम हो जाएगी। जितना टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा रहेगा उतना ही फोर्स वहां पर डिक्रीज हो जाएगा, टाइम मिल जाएगा उस फोर्स को कम होने का, फोर्स का असर, इफेक्ट कम हो जाएगा। अब आवेग को हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोगों ने क्रिकेट मैच सभी बच्चे देखते हैं और खेलते भी हैं, तो आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट की बॉल आती है किसी प्लेयर के पास में, तो जैसे ही बॉल कैच करता है प्लेयर, तो बॉल ऐसे न कैच करे तुरंत उसको नीचे की तरफ लेके जाता है।
व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या रीजन आपको लगा कि क्यों ऐसे ऊपर से बॉल कैच करने के बाद में हाथ नीचे लेके जा रहे हैं? ऐसा क्या करते हैं? इसका रीजन ये है कि अगर जैसी बॉल आएगी और उन्होंने तुरंत ऐसे ही कैच करी, नीचे लेके नहीं गए, तो उनके हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगी। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट यानी कि बॉल जितनी देर उनके हाथ में है, उस टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाने के लिए वो हाथ को वहां से यहाँ तक लेके आते हैं, ताकि वो टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाए और जो बॉल की वजह से जो फोर्स आई है उनके हाथ पे, उसका असर थोड़ा कम हो, उनको हाथ पे चोट कम लगे। ये रीजन है कि जब कोई भी क्रिकेट प्लेयर बॉल कैच करता है तो हाथ को नीचे तक लेके जाता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, किसी आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप ग्लासवेयर आपके मम्मी पापा ग्लासवेयर खरीद के लाते हैं या कोई कांच का सामान या पोर्सलिन डिशेस वगैरह खरीद के लाते हैं, तो वो किसी बबल रैप्स में लिपटी हुई होती हैं या फिर थर्माकोल के पीसेस होते हैं, उनको उनके आसपास पड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ चीजें जैसे पन्नी में लपेट के आ जाती हैं, देख कुछ चीजों को वो लोग जो कांच की चीजें उनको थर्माकोल की चीजों में रख के भेजते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि जब कोई कांच का सामान जो बहुत ही नाजुक चीज होती है, कांच का सामान जब किसी चीज से थर्माकोल के बीच में होता है या बबल रैप्स के बीच में होता है, तो जब उनको किसी चीज से ठोकर लगती है, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट जो थर्माकोल और उस ग्लासवेयर के बीच में है, वो टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है। वो टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ने की वजह से जितना फोर्स होता है, वो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है और वो चीज नहीं टूटती है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, कोई कार, आपने देखी कार, साइकिल, स्कूटर, बसेस सब में शॉकर्स लगे होते हैं, शॉकर्स लगे होते हैं। वो आपको पता है कि शॉकर्स लगे होते हैं तो आपको झटके कम लगेंगे, लेकिन ऐसा क्यों? इसका रीजन भी वही है कि जब आप कार में या साइकिल वगैरह में बैठते हैं, तो जैसे कोई झटका लगता है तो कार की जो शॉकर की स्प्रिंग्स होती हैं, वो वहां पर टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है। टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ने की वजह से वहां पर फोर्स का इफेक्ट कम होता है और आपको चोट कम लगती है। जब कोई एथलीट, आपने देखा होगा, कोई मैराथन हो रही या कोई रेसिंग हो रही है, तो एथलेटिक्स बहुत तेज दौड़ करके आते हैं, लेकिन वो हिदायत ये दी जाती है कि जब रेस फिनिश हो जाए तो उसके बाद में वो अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करके थोड़ा आगे तक दौड़ते हैं। देखा आप लोगों ने कि जब वो आगे तक चले जाते हैं, जबकि फिनिशिंग लाइन पीछे रह जाती है, तो वो आगे तक इसलिए दौड़ के जाते हैं ताकि अगर वो एकदम से रुकेंगे तो वो गिरने के उनके चांसेस रहेंगे और उनको चोट लगेगी। तो इसलिए वो आगे तक जाते हैं ताकि टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाए और उनके ऊपर फोर्स का इफेक्ट कम हो जाए। तो ये सब हमारे आवेग और सेकंड लॉ ऑफ मोशन दोनों का मिले जुले एग्जाम्पल्स थे। आप लोग अपने आसपास ये एग्जाम्पल्स देखिए और उनको समझने की कोशिश करिए कि कहाँ कहाँ हमारा इम्पल्स अप्लाई हो रहा है, कहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई हो रहा है। और इसके बाद जो हमारा थर्ड और लास्ट लॉ है, वो है न्यूटन्स का गति विषयक तृतीय नियम, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर ईच एंड एवरी रिएक्शन एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जितना एक्शन अप्लाई करेंगे उतना ही आपको वापस में मिलेगा। ये सेम वही बात है कि आप जिसपे जितना गुस्सा करेंगे उतना ही गुस्सा आपको मिलेगा। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु पर भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बराबर बल लगाती है। एक वस्तु द्वारा लगाए गए बल को क्रिया तथा दूसरी वस्तु द्वारा लगाए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। फॉर एवरी एक्शन, हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन हमको मिलता है। ये ये चीज हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि आप बॉल लेके किसी दीवार पे जितनी तेज मारेंगे उतनी ही तेज वो बॉल आपके पास वापस आती है। आइए अब हम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर हमने कोई स्प्रिंग ली और उसको खींचा, यहाँ पर दो स्प्रिंग ली है, इसको हम इधर खींच रहे हैं, यहाँ पर ये एक्शन हो रहा है। दोनों स्प्रिंग को खींचने के बाद वो अपनी उसी पोजीशन पे आती है, उनका इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। यहाँ दूसरा एग्जांपल आप देखिए, एक बॉल है, अगर हम बॉल इस दीवार पे हिट कर रहे हैं तो वो उतने ही फोर्स से वापस हमें मिल रही है। तीसरा एग्जांपल, ये गन है हमारे पास में। गन आप लोगों ने सभी बच्चों ने छोटे पे चलाई होगी, और या मेले वगैरह में जाते हैं तो वहां पर एक गेम होता है बबल वाला,
बलून्स वाला, आप गन से उस बलून्स को फोड़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे आप उसमें फायर निकलता है आगे, तो वो धक्का आपको एकदम पीछे फील हो। तो ये गन है, आप इसमें देखिए जब इसमें हमने इसको ट्रिगर दबाया इसका, तो गन निकली और इसका झटका हमको पीछे को मिलता है। थर्ड एग्जांपल है बलून। अगर आप बैलून में खूब हवा भर दें और जितनी आपने हवा भरी है वो उतनी ही फोर्स से वो बैलून ऊपर की तरफ जाता है, उतना ही रिएक्ट करके। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा रॉकेट लॉन्चिंग। इसमें जितना ईंधन होता है वो अर्थ पे अपोजिट फोर्स लगा करके ऊपर की तरफ बढ़ता है। थर्ड है, नेक्स्ट है हमारा फुट वाला, कि किसी अगर हमें फर्श पे चलना है तो जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी फर्श पर, उतना ही फोर्स हमारी सरफेस हमारे फुट पे अप्लाई करती है, अपोजिट फोर्स, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। बोट है, अगर बोट कभी किसी किनारे पहुंचती है और आप जैसे ही उस बोट पे से आगे की तरफ जंप मारते हैं, जितनी फोर्स से आप आगे की तरफ जंप मारते हैं उतनी ही फोर्स से वो बोट पीछे की तरफ जाती है। तो ये हमारे इस टॉपिक के कई एग्जांपल्स थे। तो आज हमने बच्चों को काफ़ी कुछ जाना अपनी फिजिक्स के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, आप लोग के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये एग्जाम्पल आपके सामने आते जाते रहते हैं और बस इनको समझना था तो थोड़ा फिजिक्स के तरीके से। तो आज हमने जाना इनर्शिया के बारे में, मोमेंटम के बारे में, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, इम्पल्स। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा है। जो मेन फॉर्मूले हैं इतने आज जो हमने पढ़ा है वो है P इज इक्वल टू एम वी, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी। तो आज जितना आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करिए, उसके नोट्स प्रिपेयर करिए, समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद।